गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। आप सभी को नमस्कार। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो प्रोनाउंस ही है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे, उसका पार्ट 1। ये रिलेटिव प्रोनाउन का ये पार्ट 2 होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का यह पार्ट 2 होगा। इसमें हम उस वाले में आपको हम हु का प्रयोग बताए थे, विच का भी हम आपको प्रयोग बताए थे और दैट का प्रयोग बता दिए थे। इस वीडियो में हुज और ऑफ विच का हम प्रयोग आपको बताएंगे हम कि उसका प्रयोग कैसे होता है। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं जिसके बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे यहाँ आ गया। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 होगा, क्योंकि हमने पार्ट 1 हमने पहले ही पढ़ा चुका है। यदि मेरा रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो इसको आप जरूर वीडियो देखिएगा। तो हम बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं कि होता क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में दो चीज बचा है, तीन चीज। एक बचा है हुज, और एक बचा है ऑफ विच, और एक बचा है व्हाट। तो आज हम दो प्रोनाउन को आज हम क्लियर करेंगे हम, क्योंकि ज्यादा ये कंफ्यूज करते हैं दो जो होते हैं प्रोनाउंस। जैसे एक जो है हुज का जो प्रयोग होता है, हुज WHOSE हुज, और एक हम आप पढ़ेंगे हम विच का हम प्रयोग पढ़ेंगे हम। इसका मतलब क्या है, तो यह हुज और ऑफ विच का हम प्रयोग पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला नंबर है हुज का प्रयोग। आप जानते हैं कि हु, हुज, हुम। हु होता है सब्जेक्टिव केस में, हुज होता है पॉसेसिव केस में, और हुम होता था ऑब्जेक्टिव केस में। तो जब ये हु का ही ये जब ग्रुप है, तो आपको हम पहले पढ़ाए थे ना कि हु जो होता है वह प्राणिवाचक संज्ञा के लिए आता है, अर्थात उसके पहले कोई जो उसका एंटीसीडेंट होगा वह प्राणिवाचक संज्ञा होगा। तो उसी तरह से हु जो होता है, हु का हुज और हुम होता है। तो जब हु प्राणिवाचक है, अर्थात तो वह व्यक्ति के लिए आता है, तो हुज भी आता होगा, क्योंकि उसी ग्रुप का वो भी है। हु, हुज, हुम, यानी तीनों जो है ये सजीव के लिए, यानी मतलब प्राणिवाचक संज्ञा के लिए तीनों आते हैं। क्या आते हैं? ये प्राणिवाचक संज्ञा के लिए आते हैं। लेकिन हुज क्या है? हुज आप जानते हैं ना कि हुज को पॉसेसिव केस में रखा गया, अर्थात यह संबंध बताने के लिए होता है। यह संबंध बताने के लिए हम हुज का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को आपने पढ़ा होगा। इसका मेरा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे आप जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस में तो ही होता है और हिज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है। तो हम तो जानते हैं कि हिम जब भी आता है तो यह वर्ब के बाद आता है। लेकिन हिज जो होता है संबंध बताने के लिए यह वर्ब में पहले भी आता है और वर्ब के बाद भी आता है। यह वर्ब के पहले भी आता है और ये वर्ब के बाद भी आता है। लेकिन ये जब भी आता है तो ये अपने साथ नाउन को लेकर के ही आता है। ये जब भी आता है, जैसे होता है ना पॉसेसिव। अब पॉसेसिव जो केस होता है ये भी दो होते हैं, एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है
ये नाउन यानी वर्ब में कि सेंटेंस के वर्ब में वर्ब से पहले भी आता है और वर्ब से बाद भी आता है, लेकिन यह सिंगल नहीं आता है। यह अपने साथ नाउन को लेकर के आता है, चाहे यह वर्ब से पहले आए चाहे यह वर्ब से बाद आए, यह हमेशा जब भी आएगा तो अपने नाउन को साथ में लेकर के ही आता है। आपको और बताए थे हम कि ये अपना के लिए नहीं आता है, अपना के लिए भी होता है। यह क्या होता है? यह अपना के लिए भी होता है। पॉसेसिव जो होती है एडजेक्टिव, यह अपना के लिए नहीं होता है। इस मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही LEAR ही लर्न्स हिज लेसन। मान लीजिए एक सेंटेंस है, ये कह रहा है कि वह अपना पाठ, अब इसका मतलब हुआ अपना पाठ, यानी हिज तो आया अपना के लिए, अपना पाठ, और देखिए यहाँ पर हिज आया है तो इसके साथ में नाउन भी लाया है, तो हो गया ना हिज लेसन अपना पाठ। तो यह अपना के लिए भी होता है। और ये देखिए ये तो आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए वर्ब के इधर आया है तब भी अपने साथ में क्या लाया है? ये अपने साथ में ये नाउन को भी लाया है। तो उसी तरह से जिस तरह से हिज जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हिज क्या है? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और जब सेंटेंस में या तो वर्ब से पहले या तो वर्ब के बाद आएगा तो अपने साथ नाउनों को लेकर के ही आता है यह। उसी तरह से ये हुज भी जो होता है, ये हुज ये भी क्या करता है? ये भी सेंटेंस में जब ये आता है तो इसके साथ नाउन जरूर आते हैं, इसके साथ नाउन्स भी जरूर आते हैं। जब भी आता है तो इसके साथ नाउन्स भी आते हैं। इसे मान लीजिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये चीज है कि यदि मैं एक सेंटेंस में ये लिखूं कि हु रीड्स, या इसको लिखते हैं लर्न्स कर देते हैं, LEARNS लर्न्स हुज लेसन। अब देखिए ये भी एक सेंटेंस है, कहता है कि कौन अपना पाठ याद करता है। अब चूंकि ही का तो होता है हिज, तो हु का संबंध कारक तो हुज होता है। तो जब यहाँ पर हुज आया तो इसके साथ क्या आया? लेसन भी क्या है? एक तरह से नाउन है, तो लेसन को वह साथ में लेकर के ही तो आया। तो हुज लेसन, इसका मतलब क्या है कि कौन अपना पाठ याद करता है। इसकी हिंदी तो ये हुई। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि इस वाले सेंटेंस में अपना का माने नहीं जानेंगे तो वो कुछ और लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, या कुछ भी वो लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कौन अपना पाठ याद करता है, तो हो जाएगा हु लर्न्स हुज लेसन। अब यहाँ पर हिज नहीं आएगा, आवर नहीं आएगा, योर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, ये सब चीजें इसमें नहीं आएंगी। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जो है कि वो हुज ही आएगा। हुज क्या है? ये हुज तो संबंध कारक है, ये संबंध बता रहा है। और जब भी आएगा तो इसके साथ में क्या होगा? इसके साथ हमेशा नाउन के साथ आएगा। तो मैं बताने का प्रयास में यही कर रहा था कि हुज भी क्या है? हुज भी अपना के लिए आता है। हुज जो होता है ये भी अपना के लिए, एक क्योंकि हुज क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव तो है यह, ये संबंध बताता है, संबंध बताने के लिए हुज आता है यह। अब हम आगे देखते हैं कि हुज का प्रयोग होता कब है। इसको थोड़ा हम जानेंगे कि हुज का प्रयोग होता क्यों है, इसका मतलब क्या है। चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन में हमको पढ़ना है हुज को। आप जानते हैं ना कि हुज का मतलब भी होता है जो। हमने आपको पहले इसके वीडियो में बताया था कि हुज का भी मतलब क्या होता है? जिसका, जिसको, जो, जिसका, जिसको, ऐसे इसका अर्थ निकलता है। जकार वाचक में इसका अर्थ निकलता है। हुज जो होता है, हुज किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, जानवर, पक्षी
का संबंध बताने के लिए होता है, संबंध बताने के लिए होता है। और कभी कभी अप्राणिवाचक संज्ञा के लिए भी होता है। अप्राणिवाचक संज्ञा के लिए भी क्या होता है? ये होता है। मैंने कहा कि हुज का प्रयोग जो होता है किसी व्यक्ति हो, जानवर हो या पक्षी का संबंध बताने के लिए, या कभी कभार अप्राणिवाचक संज्ञा का भी बोध कराने के का हम प्रयोग करते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन इसका हम कैसे करते हैं। इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। आप जानते हैं, इस्तेमाली एग्जाम्पल हम समझेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? इस्तेमाली हो गया ए गर्ल, GIRL, गर्ल, एक लड़की। हुज हेयर इज शॉर्ट, लुक्स लाइक ए बॉय। अब यहां देखिए, ए हुज आ गया। हुज आया किसके लिए? हम देख रहे हैं कि गर्ल है, लड़की है, तो व्यक्ति में आ जाएगा यह। अब इस लड़की का, अब लड़की है, अब इसके बाल है, यानी बाल का संबंध तो लड़की से है। तो अब संबंध बताने के लिए हुज आता है, क्योंकि वह व्यक्ति है, या तो जानवर हो, व्यक्ति हो, जानवर हो या पक्षी हो। तो ये कहता है कि एक गर्ल, एक लड़की, जिसके बाल, यानी जिसका बाल, किसका बाल? तो लड़की का बाल। इज क्या है? शॉर्ट है, मतलब छोटा है। लुक्स लाइक ए बॉय, जो एक लड़के की तरह दिखता है। तो अब हमने यहाँ पे, अब देखिए ये क्या, हुज का ये जो गर्ल है, ये क्या है? ये एंटीसीडेंट है, इसका ये पूर्व पद है। ये हुज आया किसके लिए है? ये हुज आया हुआ है इस लड़की के लिए। तो हुज क्या कर रहा है? हुज इस बाल का संबंध बता रहा है लड़की से, कि बाल किसके हैं? तो लड़की के हैं। जैसे आपका हाथ हो गया, तो आपके कपड़े हो गए, आपके जूते हो गए, पैर हो गए, तो ये सब आपसे संबंध है, आपका वो पोजीशन है, आपका वो अधिकार है बाल का। तो यहाँ पर अब संबंध बता रहा है किसका? हेयर। तो हेयर का मतलब बाल होता ही है। तो किसका? हुज हेयर, जिसके बाल। तो किसके बाल? यहाँ पर हो जाएगा आपका गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होता है? यह लड़की। एक एग्जांपल से आप थोड़ा और समझेंगे। मान हो गया कि एक काऊ तो जानवर है। हुज कलर इज ब्लैक। क्या है? ब्लैक। एक गाय, अब यहां कह रहा है कि एक गाय है। अब गाय का जिसका रंग, यानी एक गाय जिसका रंग। तो बीच हुज आया किसके लिए है? ये हुज आया हुआ है काऊ के लिए। तो भाई किसका रंग? तो गाय का रंग। इज ब्लैक का मतलब काला है। एक गाय जिसका रंग क्या है? वो काला है। लुक्स लवली, हम यह लिख दिए हम। अब देखिए यह एक सेंटेंस है, ये हुज आया है। तो हुज का एंटीसीडेंट कौन है? काऊ है। यानी हुज आया है काऊ के लिए। अब काऊ तो है जानवर, तो जानवर का संबंध इसके रंग से है, यानी कलर से है।
भाई गाय कलर में होती है ना, चितकबरा भी होती हैं, सफेद होती हैं, काली होती हैं, तब इसका मतलब ये है कि एक गाय जिसका कलर, जिसका रंग, किसका रंग, गाय का रंग इज ब्लैक, जिसका रंग काला होता है, वो प्यारी दिखती हैं। एक गाय जिसका रंग काला होता है वह प्यारी दिखती हैं। अब यहाँ पर जिसको ये प्रयोग पता नहीं होगा तो पता नहीं, यहाँ पर हुस के लिए कहीं ऑफ विच का प्रयोग कर सकता है, विच का प्रयोग कर सकता है, दैट का प्रयोग कर देगा, लेकिन वो सब गलत है। वहां पर दैट नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, हु नहीं आएगा। यहाँ पर जब भी आएगा तो हु जाएगा, क्योंकि हुज संबंध बताता है। और हुज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, कंजक्शन भी है, वह शब्दों को जोड़ता है। तो ये हुज कलर का मतलब क्या हुआ कि जिसका रंग, तो किसका रंग, गाय का रंग। तो गाय काऊ के लिए, काऊ के संबंध को बताने के लिए यहाँ पर हुज आया है। तो हुज क्या है कि हुज जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसी व्यक्ति या जानवर या पक्षी, आगे आपने लिखा है, मैंने लिखा है कि अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए नहीं होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में देखा जाए, द सन, द सन हुज रेज, RAYS, यहाँ देखिए द सन, सन क्या है, वो प्राणीवाचक है कि व्यक्ति है कि जानवर है। तो हम तो जानते हैं कि सन जो है वो अप्राणीवाचक है। अब यहाँ पे कहता क्या है कि हुज रेज गिव्स अस, मतलब गिव्स अस लाइफ इज रिगार्डेड, इज रिगार्डेड एज ए गॉड। ये सेंटेंस है। हम क्या देख रहे हैं, ये हुज आ गया और ये तो सन है। सन क्या है, यह अप्राणीवाचक संज्ञा है। अब इस अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए हुज आया है। हुज मने जिसका सूरज, जिसका किरण गिव्स अस लाइफ, हम लोगों को जीवन देता है, इज रिगार्डेड एज ए गॉड, जो भगवान के रूप में समझा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सन है यह अप्राणीवाचक संज्ञा है और इसका संबंध किससे है, रेज से है। तो रेज का संबंध बताने के लिए हुज आ गया। तो द सन हुज रेज, सूर्य जिसका किरण गिव्स अस लाइफ, जो हमें जीवन देता है, वह भगवान के रूप में समझा जाता है। तो ऐसे ऐसे इसके प्रयोग होते हैं हुज का। हुज का मतलब क्या है, संबंध बताता है। तो हुज क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये जब भी आएगा तो इसके साथ नाउन्स आएंगे। देखिए इस वाले में क्या है, ये रेज क्या है, नाउन है। ये क्या है आपका, ये नाउन है। कलर क्या है आपका, ये नाउन है। तो इसके साथ यहाँ पर नाउन भी आया, यहाँ पर हुज के साथ नाउन भी आया और संबंध बता रहा है। तो ये हुज का एंटीसीडेंट सन होगा और यहाँ पर भी हुज का एंटीसीडेंट काऊ होगा। और यहाँ पर यह देखिए हेयर आया ना, हेयर भी क्या है, नाउन है। कलर भी क्या है, नाउन है। रेज भी क्या है, नाउन है। और इसके पहले हुज, इसके पहले हुज, इसके पहले हुज। और ये हुज का एंटीसीडेंट कौन है, इस वाक्य में सन है, इस वाक्य में काऊ है और इस वाले वाक्य में क्या है, गर्ल है। तो गर्ल क्या है, व्यक्ति में आ जाएगा। काऊ क्या है, काऊ जानवर आ जाएगा, जानवर भी है। सन क्या है, यह अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए ही आते हैं। यदि इसको आप लोगों ने नोट नहीं किया है, मैं जब भी पढ़ाऊं ब्लैक बोर्ड पर, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, इसको आप नोट भी करते रहिए। यदि इसको आपने नोट नहीं किया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो इसको आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर करें। तो ये था हमारा विच का प्रयोग। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये ऑफ विच का प्रयोग जो है ये क्या होता है। ऑफ विच का प्रयोग भी संबंध बताने के लिए ही होता है। ऑफ विच का भी प्रयोग क्या है, ये भी संबंध को बताने के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। हम पहले आपको बताए थे इसके पहले, जैसे एक था ना विच जो था वह नॉमिनेटिव केस में भी था, नॉमिनेटिव केस में था विच। और पॉसेसिव केस में क्या होता है, पॉसेसिव केस में होता है ऑफ विच। ये पिछले हम वीडियो आपको बताए थे। और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है विच ही होता है। देखिए दोनों होता है, यानी यह नॉमिनेटिव केस में विच और पॉसेसिव केस में होता है ऑफ विच और ऑब्जेक्टिव केस में होता है विच होता है। जैसे यू होता था सब्जेक्टिव केस में और यू होता था ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग सेम जैसे होता ना उसमें होता था ऐसे यू, और उसका संबंध कारक था ना इसमें योर, और यहाँ पर यू। देखिए दिखने में सेम लग रहा है ना, लेकिन ये वाला यू जो है वो कर्ता कारक है और ये वाला यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। इसी तरह से ये विच भी जो है, विच क्या है, नॉमिनेटिव केस में भी रहता है और विच जो है ऑब्जेक्टिव केस में भी रहता है। लेकिन इस विच का संबंध कारक होता है ऑफ विच। इसका जो संबंध कारक होता है वह ऑफ विच होता है। तो हम ऑफ विच का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, इसको हम थोड़ा देखते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो कैसे इसका होता है। इसमें ध्यान देने की बात इसमें यह है कि ऑफ विच का प्रयोग किसके साथ होता है, इससे ध्यान दीजिए। ऑफ विच का प्रयोग, ऑफ विच का प्रयोग देखिए क्या होता है। संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए निर्जीव, संबंध बताने के लिए निर्जीव संज्ञा के लिए होता है। निर्जीव बताने के लिए, निर्जीव संज्ञा के लिए होता है। अभी आपने इसके ऊपर आपने पढ़ा था कि हुज का जो प्रयोग था वह व्यक्ति, जानवर और पक्षी या अप्राणीवाचक जो संज्ञा होते थे उसके लिए होता था। लेकिन विच का जो प्रयोग है यह निर्जीव संज्ञा का संबंध बताने के लिए हम ऑफ विच का हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम इसका प्रयोग, हम ऑफ विच का जो होता है हम वह निर्जीव संज्ञा के साथ जो संबंध बताते हैं वो इसके लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हो गया कि ए हाउस माने एक घर जिसका दरवाजा, ये हाउस। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ऑफ विच। ऑफ विच का मतलब क्या हुआ, जिसका, तो किसका, घर का। हो गया आपका डोर हो गया। अब देखिए डोर तो हो गया आपका नाउन हो गया, क्योंकि जब संबंध कारक है तो जब संबंध कारक जो होते हैं वो जब भी आते हैं तो अपने साथ में नाउन को लेकर के ही आते हैं। तो डोर क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये ऑफ विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट कौन है, ए हाउस है। तो एक घर जिसका दरवाजा, तो किसका दरवाजा, घर का दरवाजा। इज ब्रोकेन,
इज अनसेफ, यहाँ लिख सकते हैं हम अनसेफ। आप ध्यान दीजिए ये सेंटेंस है। मैं क्या देखा कि हाउस क्या है, ये तो निर्जीव संज्ञा है। ए हाउस ऑफ विच, एक घर जिसका दरवाजा टूटा हुआ है वह अनसेफ है, माने क्या है, वो असुरक्षित है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो नाउन है हाउस वह तो निर्जीव है, सजीव तो है नहीं, उसमें तो जान तो है नहीं उसमें। तो ऐसे ऐसे नाउन्स, जब कोई नाउन निर्जीव होगा और उसका संबंध बताना होगा तो वहां पर हम ऑफ विच का प्रयोग करेंगे, हम वहां पर हुज का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे प्रयोग, वहां पर ऑफ विच का प्रयोग करेंगे, हम वहां पर ऑफ विच का प्रयोग करेंगे, हम हुज का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आया है आपका ऑफ विच भी आपका यहाँ पर आ गया। तो जहां कहीं पर भी यदि निर्जीव कोई होगा संज्ञा और उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ना हो, ये देखिए क्या है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है इसका, यह इसका एंटीसीडेंट है, यह इसका, यह क्या है, यह एंटीसीडेंट इसका है, यह इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है पूर्व पद होता है, इसका हिंदी होती है पूर्व पद। ये किसके लिए आया है, ये ऑफ विच आया किसके लिए है, ऑफ विच आया है हाउस के लिए, क्योंकि घर का जो दरवाजा है वो टूटा हुआ है। इज अनसेफ, वो क्या है, असुरक्षित है, वो सेफ नहीं है। या ऐसा होता है कि ए हाउस ऑफ विच डोर इज वीक, यहाँ पर हम वीक भी लिख सकते हैं, वीक, या तो हम चाहे तो ब्रोकन को हटा करके हम वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर, तो यहाँ पर हम वीक भी लिख सकते हैं, वीक, वीक इज अनसेफ, यानी एक घर जिसका दरवाजा, डोर माने दरवाजा, इज वीक कमजोर है, इज अनसेफ वो क्या है, असुरक्षित है। तो यहाँ पर हमने ऑफ विच का हमने प्रयोग किया। ऑफ विच आया किसके लिए है, तो ऑफ विच आया हुआ है हाउस के लिए, है कि नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें कुछ और भी नियम है। इसमें नियम ये है कि इसमें नियम ये है कि यदि प्रीपोजिशन हो और प्लस विच हो, क्या हो, प्रीपोजिशन हो और प्लस विच हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको हम रिलेटिव एडवर्ब में हम इसको बदल देते हैं, एडवर्ब, हम इसको रिलेटिव एडवर्ब में बदल देते हैं, रिलेटिव एडवर्ब में बदल देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि जो ऑफ और विच है, तो ऑफ तो है प्रीपोजिशन है, इसके साथ आया हुआ है विच आया है। हम क्या करते हैं कि वाक्य को थोड़ा सरल, आसान, सुविधा बताने के लिए क्या करते हैं, सुविधा को बताने के लिए हम रिलेटिव एडवर्ब में हम बदल देते हैं, रिलेटिव एडवर्ब में बदल देते हैं, रिलेटिव एडवर्ब में बदल देते हैं। सुविधा, जैसे मान लीजिए अगर इन विच हो या आन विच हो, इन विच हो या आन विच हो, तो हम इसको बदल देते हैं वेन में। तो वेन तो बताता है टाइम, वेन क्या करता है, वेन बताता है टाइम। या इन विच हो
इन विच हो या एट विच हो, एट विच हो, तो हम इसको बदल देते हैं वेयर में। किसमें बदल देते हैं? वेयर। वेयर बताता है प्लेस, वेयर क्या करता है? PLACE, प्लेस। ये बताता है प्लेस। इन विच या ऑन विच को हम क्या करते हैं? या तो हो फार विच, या क्या हो? फार और विच हो। फार विच को हम बदल लेते हैं वाई में। वाई का मतलब क्या होता है? कारण होता है। वाई का मतलब कारण है, इसमें होता है काज, यानी CAUSE। हम क्या करते हैं कि हम ऑफ विच को, यानी ऑफ विच में क्या है? विच तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ये ऑफ क्या है? ऑफ तो हमारा प्रेपो है। तो वाक्य को सरल और सुविधा पूर्वक बनाने के लिए, सुविधा पूर्वक बनाने के लिए क्या करते हैं? वाक्य को सुविधा पूर्वक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको इन विच को या ऑन विच को हम विन बदल लेते हैं। विन बताता है टाइम। इन विच या एट विच को हम बदल लेते हैं वेयर में, और फार विच को हम बदल लेते हैं वाई में, जो बताता है कारण। क्यों इसको हम क्यों बदलते हैं? हम इन विच ऑन विच को हम क्यों बदलते हैं वेन में? इन विच एट विच को हम क्यों बदलते हैं वेयर में? क्या इसके अर्थ में कुछ दिक्कत होती है? क्या इसके अर्थ में कुछ चेंज नहीं होता है? बिल्कुल चेंज नहीं होता है। हम केवल वाक्य को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसमें वेन, वेयर और वाई को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम उसमें? हम वाक्य को सरल बनाने के लिए हम उसमें वेन को और वेयर को और वाई को, ये सब तीनों क्या है? ये सब तीनों रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। इसको आप नोट नहीं किया, इसको आप नोट भी कर लीजिए, या तो स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स में ये है कि जैसे मान लीजिए हम जब रिलेटिव एडवर्ब में बदलते हैं तो वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस मान लीजिए यदि कोई सेंटेंस मान लीजिए हो, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हो गया आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। इसका मतलब क्या है? आई डू नॉट नो का मतलब क्या है? कि भाई मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो द month, MONTH, in which he was born। ये ध्यान दीजिए, यह एक आपका क्या हमारा यह सेंटेंस है। कहता है कि आई डू नॉट नो द मंथ, मैं कहता है कि मैं उस महीने को नहीं जानता जिस महीने में वह पैदा हुआ था। मैं नहीं जानता कि ही वॉज बॉर्न। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि आई डू नॉट नो द मंथ, ये इन विच आया किसके लिए? ये इन विच का एंटीसीडेंट क्या है? तो द मंथ है। यह कहता ना कि आई डू नॉट नो द मंथ, मैं उस महीने को नहीं जानता जिस महीने में वह पैदा हुआ था। तो हमने अभी आपको आगे बताया कि यदि इन विच होगा तो हम उसको वेन में बदल सकते हैं, वेयर में बदल सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम इसको वेन में बदलें कि वेयर में बदलें कि इसमें बदलें, तो हम जानते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो उसका एक समय होता है। तो समय के लिए वेन आता है, दिन हो, सप्ताह हो, मंथ हो, ईयर्स हो, तो हम उसके लिए हम इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बदलेंगे, वे बदलेंगे हम। तो ये सेम सेम तो ही रहेगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब हम नो द मंथ, नो द मंथ हो जाएगा,
और हम क्या करेंगे, इन विच की जगह पर हम लिख देंगे हम कि वेन ही वाज बर्न, वेन ही वाज बर्न होता है। ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पर वेन का मतलब यही है इन विच है, लेकिन इन विच न लिख करके वेन लिखा होता है। वेन क्या करता है, टाइम को शो करता है। तो टाइम में सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, दिन हो गए, सप्ताह हो गए, महीने हो गए, वर्ष हो गया, ये सब टाइम को शो करते हैं। तो देखिए, आई डू नॉट नो द मंथ, मतलब मैं उस महीने को नहीं जानता जिस महीने में वह पैदा हुआ था। तो हम इन विच की जगह पर हम वेन लगा देंगे और सारा का सारा सेंटेंस सेम रहेगा, वही रहेगा। इसमें कोई भी अंतर इसमें नहीं होगा, इसमें कोई भी इसमें अंतर नहीं होगा। तो ये आपका हो गया। एक आध एग्जाम्पल से हम थोड़ा और भी देखते हैं। आगे हम एक आध एग्जाम्पल थोड़ा और भी समझते हैं कि वो क्या है। मान लीजिए हो गया, आई हैव नॉट सीन द हाउस, सीन द हाउस, कहता है कि मैं उस घर को नहीं, HOUS होगा, हाउस इन विच ही वाज बर्न। अब थोड़ा देखिए, ही वाज बर्न को ही मैं ले लेता हूं, ही वाज बर्न। कहता है कि मैं उस घर को नहीं जानता कि जिस घर में वह पैदा हुआ था। अब इसका हिंदी ते हुआ कि मैं उस घर को नहीं जानता कि जिस घर में क्या था, वो पैदा हुआ था। तो हम जानते ना कि यहाँ पर तो हाउस आ गया। अब ये इन विच जो आया है, ये तो इसके लिए आया, हाउस के लिए आया है। तो हाउस क्या है, हाउस समय है, दिन है, महीना है, वर्ष है, नहीं है। हाउस का मतलब है कि यह एक घर है या कुछ स्थान घेरता होगा। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में इन विच की जगह पर हम लगा देंगे वेयर। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा आपका आई हैव नॉट सीन द हाउस। अब इन विच की जगह पर हम लगा सकते हैं कि वेयर तक कहाँ होता है ना, वेयर ही वाज बॉर्न। ये इसका आपका सेंटेंस हुआ। और दोनों सेंटेंस में यहाँ मैं लिखता हूँ आर माने अथवा, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। जब भी देखिएगा कि यहाँ पर वेयर आया, अब देखिए वेयर क्या कर रहा है, वेयर जो है एक तरफ से ये दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। वेयर क्या कर रहा है, वेयर दो सेंटेंसों को यह जोड़ भी रहा है। तो अब दोनों का मतलब सेम है, दोनों के अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। इसका अर्थ भी क्या है, एकदम दोनों का दोनों अर्थ एकदम सेम है। दोनों का अर्थ क्या है, एकदम बिल्कुल सेम है। एक आध सेंटेंस को हम और देखते हैं, इसको आप लोग नोट भी करते रहिए, इसको आप लोग देखते भी रहिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। आगे थोड़ा हम देखते हैं आगे और चीज क्या है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं। वो सेंटेंस में क्या है, वो सेंटेंस क्या है उसको हम थोड़ा देखते हैं कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए हो गया, इसमें हो गया आई डू नॉट नो द रीजन, RESON, रीजन फॉर विच ही केम हियर, फॉर विच ही केम हियर। इसको थोड़ा देख लीजिए। अब ये कहता है कि मैं उस कारण को नहीं जानता जिस कारण से, इसका हिंदी क्या हुआ कि जिस कारण से वह यहाँ आया। भाई मैं तो कारण जानता नहीं कि वो किस कारण से वो यहाँ आया। तो हमको लगता है ना कि इसमें बता रहा कारण,
इसमें समय नहीं बता रहा है, इसमें स्थान नहीं बता रहा है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज हम कि आई डू नॉट नो द रीजन। अब हम क्या करेंगे, हम फार विच की जगह पर हम लिख सकते हैं वाई ही केम हियर। अब देख लीजिए क्या कर रहा है, ये वाक्य को जोड़ भी रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी सेंस दे रहा है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ भी रहा है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वाक्य और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वाक्य, ये आपका वाक्य हो गया। इसमें भी वही चीजें था, यहाँ पे देखिए एक वाक्य था आपका, एक वाक्य, और यहाँ पर ये जोड़ रहा है। तो फार विच के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं। अगर इन विच दिया है और सेंस निकलता हो उसका कि यह प्लेस है या कोई स्थान है, तो हम वहां पर वेयर लगाते हैं। अगर उसमें कहीं इन विच दिया है या ऑन विच दिया है तो उसका सेंस निकलता है वो टाइम से, तो हम वहां पर वेन का हम प्रयोग करते हैं। तो यदि हमारा लिखा, हमारा पढ़ाया हुआ यदि आपको समझ में आता है तो आप जो है इसे आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, और अपने मित्रों के में इसको जो है कि आप शेयर भी करें। तो इसमें कुछ और भी है, तो इसका अगला जो भाग है वो हम पार्ट 3 बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ और बाकी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो उसमें अभी ऑफ विच का कुछ और प्रयोग बच रहा है और वाट का हम प्रयोग बताएंगे हम। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।